हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद। बोले नागराजा भगवान की, नागराजा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज कांगड़ा नागराजा भगवान के इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित अभी जिनको आप सुन रहे थे, आप सब लोगों ने जिनको अभी हुए विधानसभा के चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिताकर भेजा और इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रीतम सिंह पवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विनोद प्रसाद बतूली जी, डीसीबी के चेयरमैन भाई सुभाष रमोला जी, क्षेत्र प्रमुख प्रभा बिष्टू जी, क्षेत्र पंचायत सुमित्रा देवी जी, प्रधान पुष्पा देवी जी, प्रधान विनोद भट्ट जी, भाई राजेश नौटियाल जी, मीरा सकलानी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रामचंद्र खंडूरी जी, दिलवर सिंह रावत जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाधिकारी जी, यहाँ के एसएसपी साहब और सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में जो आए हैं हमारे सभी प्यारे बच्चों, मैं आप सबको भगवान नागराजा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर प्रकार से आप सुखी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान नागराजा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश का तेज गति से विकास हो, सभी विघ्न बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में आ रही हैं वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारा राज्य 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हों, तब तक हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हम श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने। आज के अवसर पर चूंकि इस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं भी चल रही हैं और चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा के साथ साथ पर्यटन की यात्रा चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि ये आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उन्होंने वहां घोषणा करी, उन्होंने वहां कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और देखिए उन्होंने वहां से जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस बार आने वाले जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उत्तराखंड कि हम लोगों को यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी। शुरुआत में हमने सोचा था कि सभी लोग आसानी से आएंगे, सभी लोग आसानी से जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हो गई। केदारनाथ जी में तो हमारी जहां की क्षमता 12,000 15,000 है और वहां पहुंचने लगे एक दिन में 25,000 30,000 लोग, पूरे रास्ते भर गए। चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हर जगह पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं।
लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से भाई प्रीतम सिंह पवार जी को जिताया और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक नया इतिहास आप लोगों ने बनाया है। अन्यथा होता ही था कि प्रत्येक चुनाव में, एक चुनाव में उस पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव होता था दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता था, फिर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार ये पार्टी एक बार वो पार्टी। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यक्रमों में और उनके कामों पर मुहर लगाते हुए, एक विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई और 2/3 बहुमत देकर 47 विधानसभा सीटों पर जिताकर भेज दिया। भाइयों बहनों, मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक नया इतिहास बनाया है। उत्तराखंड को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाने के लिए आपने हमारी पीठ पर हाथ रखा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर आपने भरोसा किया है। आज मोदी जी के कालखंड के 8 साल पूरे हो रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और इन 8 सालों में पूरे देश के अंदर एक नया परिवर्तन आया है, एक नया कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर लागू हुई है। पहले देश के अंदर जो भी सरकारें होती थी, वो सरकारें जो योजनाएं बनाती थी और उसमें से भी जो सरकार सबसे लंबे समय तक रही, वो एक पार्टी की सरकार थी। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर 55 सालों से भी अधिक सालों तक रही और उस पार्टी के शासनकाल में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बनते थे और उनके प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो लोगों तक केवल 10 पैसा पहुंचता है। इस सब व्यवस्था को समाप्त करने का काम किसी ने किया है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो सीधे बैंक के खाते में 1 रुपया ही पहुंचेगा, उसमें से कोई कमीशन नहीं कटेगा। ये काम किसी ने शुरू किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जितनी योजनाएं बनी है वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, गरीबों को समर्पित की गई हैं। चाहे आज मैं हरिद्वार में था, जहां मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की आज वहां पर शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए जा रहे हैं, हर गरीब को छत मुहैया कराई जा रही है, उसको अपना घर, जिसके लिए एक सपना होता था, उसको घर मुहैया कराया जा रहा था। देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आज उनके घरों से धुआं हटाने का काम, हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान भाइयों का प्रोत्साहन करने की बात हो या छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से सीधे उनको लाभान्वित करने की बात हो, या देश के अंदर आयुष्मान भारत जैसी योजना जो आज केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी योजना है। उस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को परिवार के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की गारंटी भी किसी ने मुहैया करवाई है, किसी ने स्वास्थ्य की गारंटी दी है, तो वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में शुरू हुआ है। ऐसे अनेकों कार्य आज देश की सीमाओं पर खड़े जवान हमारे उत्तराखंड के अंदर, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों के अंदर है, चाहे वो कश्मीर की सीमा पर हो या जो है वो सियाचिन ग्लेशियर की सीमा पर हो, चीन की सीमा पर हो या पाकिस्तान की सीमा पर हो। पहले वो उनके ऊपर गोली चलती थी तो भाइयों बहनों उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें। आज क्या पूछना पड़ता है? आज गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है। किसके कारण से हो रहा है? ये मोदी जी के कारण से हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी। आप लोग देखते होंगे आए दिनों पहले कश्मीर के अंदर कभी पुंछ में, कभी रजौरी में, कभी कश्मीर के अंदर तमाम जगह पर ऐसी वारदातें होती थी कि उत्तराखंड के कोई न कोई
कोई न कोई उत्तराखंड का बेटा, उत्तराखंड का भाई भारत माता के लिए अपनी शहादत वहां कश्मीर के अंदर देता था। और उस कश्मीर को बचाने के लिए जहां पर 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान चलते थे, उसको अगर खत्म करने का काम, उसको समाप्त करने का काम, धारा 370 को समाप्त करने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। भाइयों बहनों, मैं अभी अयोध्या गया था। मैं अयोध्या पिछले वर्ष 16 और 17 अक्टूबर को गया और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। और जब मैं अयोध्या गया था मैंने देखा कि भगवान रामलला, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, अगर हमको कोई सा जरा सा भी कष्ट होता है, जरा सा भी परेशानी होती है तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और जब मैंने देखा कि रामलला वहां टेंट के अंदर है, टेंट के अंदर भगवान रामलला रह रहे, और हम कहते थे सब लोग कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। और इतना लंबा कालखंड बीत गया। आज अगर इस बार मैं गया तो मन पूरी तरह से आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया जब मैंने देखा कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे उस जन्मभूमि में एक बड़ा विस्तार, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बड़ा मंदिर परिसर बनाया जा रहा है। वो केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, वो पूरी दुनिया का धर्म और अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, मैं बनारस गया था जहां भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है। वहां भी मैं सन 2002 में गया। तब मैंने देखा था कि एक सकरा सा रास्ता होता था भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने के लिए जब जाते। आज मैं अभी 14 दिसंबर को मैं बनारस गया। हमारी ये डीएम साहिबा भी वहीं की है। कहां है? ये भी वहीं की है, बनारस की। तो वहां इस बार मैंने देखा कि मंदिर के अंदर जाने के लिए पूरा हाईवे बन गया है, पूरा हाईवे। और एक साथ लाखों लाख, 10 लाख, 15 लाख उसके अंदर लोग जा सकते हैं, जहां 2-4 लोग भी नहीं जा पाते थे। और कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर अगर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, क्योंकि रास्ता नहीं मिलता था। आज पूरा का पूरा गंगा जी से जल लाकर हाईवे जैसे रास्ते से भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर सकता है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकता है। और मैंने भी इसका लाभ उठाया। मैं भी विश्वनाथ जी का, मैं गंगा जी से जल लेकर विश्वनाथ जी को जल चढ़ा पाया। भाइयों बहनों, ये किसी और के कालखंड में नहीं हो रहा है, ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ केदारनाथ जी में, हमारे भगवान केदार के प्रांगण में आपको पता है 2013 में कितनी बड़ी आपदा आ गई थी, और उस आपदा में सारा का सारा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि थी वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को पुनः स्थापित करने का काम, बिल्कुल भव्य और दिव्य समाधि बनाने का काम, पूरे परिसर को आज भव्य केदार और दिव्य केदार के नाम से लगातार पुनर्निर्माण का कार्य 400 करोड़ रुपए की योजनाओं से लगातार हो रहा है। 1 चरण 2 चरण का काम पूरा हो गया है, तीसरे चरण का काम भी पूरा शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, ये किसी और के कालखंड में नहीं हो रहा है। बद्रीनाथ जी का काम, वहां पर भी 250 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हो रही है। चाहे यमुनोत्री में आज लिफ्ट बनाए जाने की योजना हो, आप सबके बगल में यहाँ पर भी काम चल रहा है। गंगोत्री को जाने वाला, अभी भाई प्रीतम सिंह पवार जी मुझे दिखा रहे थे कि ये ऑल वेदर रोड जा रही है, नरेंद्र चंबा से होते हुए सीधे गंगोत्री के लिए, इधर यमुनोत्री के लिए, उधर बद्रीनाथ जाने के लिए तो ऋषिकेश से 6 घंटे में लोग बद्रीनाथ जी पहुंच जा रहे हैं। आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूरा होने वाला है। जो हमारे पहाड़ में एक सपना होता था रेल से यात्रा करना, वो रेल से यात्रा हो पाएगी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो हमारा ऋषिकेश का एम्स है, वो एम्स एक दिन में हजारों लोगों को आज सीधे सीधे स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहा है। ओपीडी में रोज हजारों लोग आ रहे हैं। कोई क्षेत्र हो, अभी देखिए कोरोना महामारी आई, इस महामारी में जहां दुनिया के बड़े बड़े देश पूरी तरह से उनका काम रुक गया, सारे विकास के काम रुक गए, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंदर सारे काम चलते रहे, सारे विकास के काम भी हुए
और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम अगर किसी देश में हुआ और अपने देश में वैक्सीनेशन का काम हुआ, एक वैक्सीन आपको मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई जा रही है बूस्टर डोज के रूप में। और इतना ही नहीं, देशवासियों को तो वैक्सीन लगाई गई, देश के बाहर भी दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में जाने लगा है। भारत आज आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य जहां कोरोना महामारी के दौरान किसी का मजदूरी करने वाले की मजदूरी समाप्त हो गई, छोटा धंधा करने वाले का काम बंद हो गया, ठेला लगाने वाला, दुकान लगाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई छोटा कारोबार करने वाला, जब सबके काम बंद हो गए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबकी चिंता करी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक भी घर का चूल्हा देश के अंदर बंद नहीं होगा, कोई खाली पेट नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। और देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। आज गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से प्रत्येक महीने का राशन दिया जा रहा है और ये योजना सितंबर 2022 तक आगे तक विस्तारित की गई है। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य ऐसे हो रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके निर्देशन में और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार ने भी, हमने भी जो है चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए उत्तराखंड के अंदर एक समान कानून लाएंगे। राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। धारा 370 समाप्त हो गई। सीआईए का कानून लिया है, 3 तलाक का कानून लिया है। देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति मोदी जी लिया है। आप सबके बीच में से लगातार मांग उठती थी कि देश के अंदर कि राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और मुझे आज बताते हुए खुशी है आपको कि चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प लिया था उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कि हमारी सरकार बनेगी, नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लाएंगे। और भाइयों बहनों, उसकी हमने पूरी तैयारी कर दी है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने पूरी तरह से सब लोगों ने एक निर्णय ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी, सभी हितधारकों से बात करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक परिवार से सेना के अंदर कोई ना कोई काम करता है, सेना में करता है, अर्धसैनिक बलों में करता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारे राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया और हम इस कानून को लागू करने जा रहे हैं। हम यहाँ लागू कर रहे हैं और हम दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपने यहाँ इस प्रकार का कानून लागू करें। भाइयों बहनों, एक संकल्प और हमने लिया था कि हमने कहा था कि चुनाव के समय बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग तमाम प्रकार की चीजें लेकर आ गए और जो उनके राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, जो काम वो वहां नहीं कर पा रहे थे, इस प्रकार के झूठे घोषणा और झूठे प्रलोभन जनता के सामने चुनाव के समय रख रहे थे। लेकिन हम मोदी जी के नेतृत्व पर, जो मोदी जी ने एक विश्वास देश की जनता के अंदर पैदा किया है, जो कहते हैं वो करते हैं, उसी के आधार पर हमने ये संकल्प लिया था कि हम 3 गैस के सिलेंडर 1 साल के अंदर गरीब परिवारों को मुफ्त में भरने की व्यवस्था करेंगे। और हमने आज इस व्यवस्था को लागू कर दिया है, इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। जल्दी हम इस योजना को लॉन्च करेंगे और उत्तराखंड के अंदर 1,85,000 परिवारों को सीधे जो है हम इस योजना का लाभ देंगे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 1064 एक हमने नंबर यहां पर लॉन्च किया है
कहीं भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कोई भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, कोई काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है, आप इस नंबर पर डायल करेंगे, आपकी शिकायत वहां पर दर्ज हो जाएगी और शिकायत करने वाले का नाम भी नहीं बताया जाएगा, सीधे वहां कार्रवाई होगी। विजिलेंस ने कई सारे लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई कर दी है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन 3 प्रकार के मंत्रों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सचिवालय में देहरादून में एक दिन, सप्ताह का सोमवार का दिन, नो मीटिंग्स डे, उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। उस दिन केवल और केवल जो जनता के लोग आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनकी जरूरतों पर काम होगा, उनसे वार्ता होगी, इसलिए कोई मीटिंग नहीं रखी जाएगी। इसी प्रकार से हमने जिले में भी कहा है, जिले के अंदर जो काम हो सकते हैं वो जिलों में ही होने चाहिए। और आप सब लोगों से मिलने के लिए, जनता के लोगों से मिलने के लिए 10 से लेकर 12 बजे तक एक टाइम प्रक्रिया यहाँ भी जो निर्धारित की होगी। क्या निर्धारित करिए? पूरे दिन भर आते रहते हैं ना, तो मतलब हम उस दिन की सारी शिकायतें जो मंडे की रहती है वो जनता दरबार के ही नाम से दर्ज करते हैं। अधिकारी लोग 1-1:30 बजे तक ही बैठ पाते हैं, मतलब फिर अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन लोग फिर वो शाम तक भी आते रहते हैं, तो मैं बैठी रहती हूँ। हमारी जिलाधिकारी कह रही है कि हमने भी एक दिन जो है पूरा सोमवार का दिन सभी के लिए, जनता के लिए पूरे दिन को समर्पित किया है। तो भाइयों बहनों, ये हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और हर प्रकार से उस यात्रा में आप सबको चलना है। हमारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, भगवान नागराजा की कृपा से, माँ सुरकंडा मैया के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाबा केदार की कृपा से, चारों धामों की कृपा से, हमारे देवी देवताओं की कृपा से हम सब लोग आने वाले समय में एक उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाएंगे, एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल होगा। और ये यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा होगी और उस यात्रा में आप सब लोग सहयात्री हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, उसके लिए काम करेंगे। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में हर प्रकार की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की सुविधाएं हो, उसके लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर ज्यादा न कहते हुए हमारे माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पर जो राजकीय महाविद्यालय कमान में विज्ञान संकायों की कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाता है, उसके संचालन के लिए कहा है। मैं इसको जो है अपने घोषणा में रखता हूँ कि इन कक्षाओं का संचालन हो। इंदिरा कटखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण द्वितीय चरण का किया जाएगा। चापा से अंधियारी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कांगड़ा पंपिंग जल योजना के निर्माण के लिए भी कार्य किया जाएगा। गौतुकी बेली चरीधार मोटर मार्ग द्वितीय चरण पर भी काम किया जाएगा। देवभूमि कांगड़ा में कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारा पर्यटन विभाग काम करेगा। ऐसे अनेकों आप सबके द्वारा बहुत सारी जो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्राप्त हुए, सभी को हम अपने प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि धीरे धीरे कुछ अभी ठीक हो जाए, कुछ आगे उन पर काम हो जाए, कुछ आगे हो जाए। इस प्रकार से सभी को प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे। आप सब लोगों के बीच में आकर बड़ी खुशी हुई। आज इतना सुंदर आप सबको देखकर, हमारे बच्चों को, विशेष रूप से माताओं बहनों को मैं अपनी तरफ से सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, भगवान नागराजा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बालक हमारा जिसने उत्तराखंड हाई स्कूल में उत्तराखंड टॉप किया, मैं मुकुल को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में ये भी हमारे हर क्षेत्र में जाकर जिस क्षेत्र का भी चयन इनके द्वारा किया जाएगा, उस क्षेत्र को ये नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे। ये भी नेता बनेंगे। ये नेता ऐसे नेता बनना चाह रहे हैं। अरे भाई विनोद प्रसाद, क्योंकि नेता का मतलब केवल नेता नहीं होता, हमारे और तुम्हारी तरह की जो है कुर्ता पैजामा पहन लिया और नेता बन गए। अगर 2-4 ऐसे भी बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र का नेता कौन है? बच्चों जरा बताओ, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए?
पहले तो हम कहते थे सचिन तेंदुलकर, फिर मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जानते थे? बोलिए जरा, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, पुराने समय में गावस्कर खेलते थे, सचिन तेंदुलकर, आजकल विराट कोहली, और अब किसका नाम आ रहा है आजकल? मिताली राज। ऐसे ही जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल हमारे उत्तराखंड की, ऐसे ही आईटी के क्षेत्र में इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति, ऐसे ही हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर त्रेहन का नाम लेते हैं, नरेश त्रेहन, जिन्होंने मेदांता हॉस्पिटल बनाया, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। ऐसे ही अनेकों क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे प्रोफेसर कलाम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी अंतिम सांस केवल भारत माता को समर्पित है, उनको हम कह सकते हैं वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता, जो एक रामेश्वरम के समुद्र तट से राष्ट्रपति भवन तक का उन्होंने अपना सफर पूरा किया। तो हमारा ये मुकुल भी जो है जिस क्षेत्र में भी जाएगा उस क्षेत्र का नेता बनेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।